मुखिया भानु सिंह अपनी बहू पार्वती के कमरे के आसपास चक्कर लगा रहा था। तभी दाई उसके पास आती है। मुखिया जी, वो पार्वती बहू के लड़की पैदा हुई है। भीमा, राघव, गज्जन, इधर आओ। इससे पहले कि बहू को होश आए, इस बच्ची को जमीन में दफन कराओ। हमारे खानदान में लड़की के लिए कोई जगह नहीं। कुछ घंटों बाद पार्वती को होश आता है और वो दाई से बच्चे के बारे में पूछती है। दाई माँ, मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा कहाँ है दाई माँ? तुम्हारी बेटी पैदा हुई थी, पर वो मरी हुई थी। मरी हुई बेटी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भाभी, ये दाई माँ क्या बोल रही है? मेरी बेटी, मेरी बच्ची। पार्वती अपनी बच्ची के गम में होश खो बैठी थी। वो हवेली में इधर उधर अपनी बेटी को पुकारती भागने लगी। पार्वती का रोना उसकी जेठानी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। आखिर उसने छुपकर पार्वती को सारी सच्चाई बता ही दी। क्या? मेरी जिंदा बच्ची को इन जालिमों ने मिट्टी में दफन करके मार दिया। मैं अपनी बच्ची के पास जा रही हूँ भाभी। पार्वती, 4 घंटे बीत चुके हैं, पता नहीं वो अब तक जिंदा भी होगी या नहीं। पार्वती उसी तरफ जाती है जहाँ उसकी बच्ची को दफनाया गया था। उसकी जेठानी भी उसके पीछे पीछे जाती है। पार्वती पागलों की तरह जमीन को खोदने लगती है। उसकी बच्ची मिट्टी में लथपथ जमीन के अंदर दबी हुई थी। वो बच्ची को उठाती है और अपने कलेजे से चिपका लेती है। अचानक बच्ची का रोना निकल आता है। पार्वती, तुम्हारी बच्ची जिंदा है। हाँ भाभी, ये जिंदा है। मेरी गुड़िया जिंदा है। मेरी बच्ची, मेरी लाडो। हे भगवान, तूने मेरी बच्ची की रक्षा की। अब मैं जालिमों के बीच नहीं रहूंगी। मैं अपनी बच्ची को लेकर यहाँ से दूर चली जाऊंगी। हाँ पार्वती, तू लाडो को लेकर कहीं दूर चली जा, फिर यहाँ कभी लौट कर मत आना। ये जालिम लोग बेटियों को पैदा होते ही जमीन में जिंदा दफन कर देते। इन लोगों के कलेजे में दिल नहीं है, और मैं जानती हूँ देवर जी भी इस प्रथा का विरोध नहीं कर पाएंगे। वो अकेले पड़ जाएंगे। तू चली जा और यहाँ कभी लौट कर मत आना। पार्वती की बेटी का जन्म उस परिवार में हुआ था जहाँ लड़कियों के लिए कोई जगह नहीं थी। बेटी के जन्म लेने पर उसे जिंदा दफन कर दिया जाता था। पार्वती को पता था कि अगर वो दोबारा अपनी बच्ची को लेकर हवेली में गई तो अब बच्ची के साथ साथ उसकी जेठानी और उसे भी जान से मार देंगे। वो बच्ची को लेकर वहाँ से भाग जाती है। शायद भगवान का कोई चमत्कार था जो पार्वती की बेटी जिंदा थी। मुखिया को लगता है कि पार्वती अपनी बेटी के गम में पागल होकर गांव से भाग गई है। जब पार्वती का पति वापस आता है तो पार्वती को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, पर पार्वती का कुछ पता नहीं चलता। पता चलता भी कैसे? पार्वती तो गांव से बहुत दूर मुंबई नगरी में पहुंच चुकी थी। वो अपनी बच्ची को गोद में लिए एक महानगर में भूखी प्यासी घूम रही थी। मैं अपने बारे में किसी को भी नहीं बता सकती, क्योंकि मेरे बताने से खबर गांव तक पहुंच जाएगी। मुझे अपनी बच्ची को लेकर यहीं रहना होगा। भैया, थोड़ा सा दूध मिलेगा? मेरी बच्ची बहुत भूखी है। 10 रुपए है तो ले लो, उधार यहाँ नहीं मिलता। मेरे पास पैसे नहीं है, पर मैं 1-2 दिन में आपको पैसे दे जाऊंगी। बस अभी के लिए थोड़ा सा दूध दे दो। तेरे जैसे न जाने कितने भिखारी यहाँ रोज आते हैं। सबको दूध और चाय थोड़ी बांटता रहूंगा। चल जा यहाँ से। दुकानदार जैसे ही पार्वती को धक्का देता है, एक व्यक्ति उसे बचा लेता है। और तो इस तरह से बातें करते हैं, शर्म नहीं आती तुझे? ये ले 10 रुपए और इन्हें दूध दे दे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया, आपने मेरी इतनी मदद की। आप इस छोटी सी बच्ची को लेकर कहाँ दर दर भटकोगी? यहाँ पास में ही मैं एक धर्मशाला चलाता हूँ, जो कि आप जैसे गरीबों के लिए ही बनी है। आप मेरे साथ वहीं चलो, आपको रहने के लिए जगह मिल जाएगी। पार्वती जैसे ही उस व्यक्ति के साथ जाने लगती है, उसके सामने एक लंबी चौड़ी औरत आकर खड़ी हो जाती है। अबे ओए, किसी शरीफ औरत को बहलाकर कहाँ ले जा रहा है? रुको बहन, ये जो तुम्हें अपने साथ धर्मशाला का बहाना करके ले जा रहा है, ये अजनबी औरतों के साथ ऐसे ही करता है। इसका नाम सिकंदर है और ये धंधा करता है, औरतों का धंधा। तुम्हें भी ले जाकर किसी कोठे पर बेच देगा। चल फुट यहाँ से, वरना पुलिस को फोन करके अभी उठवा दूंगी। तुझे तो मैं देख लूंगा कमला। आज तूने मेरा नुकसान करवाया है। हाथ आई चिड़िया मेरे हाथों से उड़ा दी। बहन, ये शहर है और तुम लगता है बड़े शहर में पहली बार आई हो, तो ऐसे धोखेबाज लोगों से बचकर रहने की जरूरत है। नहीं तो ये खुले में घूमने वाले जालिम भेड़िए तुम्हें नोच कर खा जाएंगे। मैं क्या करूं बहन, मैं बहुत मुसीबत में हूँ।
मेरी मदद करो बहन। पार्वती कमला को अपनी सारी दुख भरी कहानी बताती है, जिसे सुनकर कमला गुस्से में आ जाती है और गालियां देने लगती है। कमला पार्वती को अपने साथ अपने घर ले जाती है। वो एक छोटी सी खोली में रहती थी। देखो बहन, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आसपास के घरों में काम करती हूँ और अपना गुजारा करती हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें घरों में काम दिलवा सकती हूँ। बहन, मुझे तो अपनी बच्ची को पाल पोस कर बड़ा करना है। अब तो मेरा एक ही सपना है कि मेरी उर्मी, मेरी गुड़िया बड़ी होकर अपना नाम कमाए और अपने मुकाम पर खड़ी हो, और मैं इसी के लिए जीऊंगी। कमला पार्वती को घरों में काम दिलवा देती है। पार्वती अपनी बेटी के सहारे जीवन गुजारने लगती है। पार्वती ने पैसे जोड़कर वहीं पास में ही एक सिलाई स्कूल से सिलाई सीखना भी शुरू कर दिया था, ताकि वो समय की बचत में कपड़े सिलकर और ज्यादा पैसे कमा सके। पार्वती ने एक सिलाई मशीन खरीद ली। दिन में वो घरों में काम करती थी और रात को बैठकर वो कपड़े सिलकर पैसे कमाती थी। देखते ही देखते 23 साल गुजर गए। पार्वती की बेटी उर्मी अब बड़ी हो गई थी और एक अच्छी डॉक्टर बन चुकी थी। अब वो अपनी माँ के साथ एक बड़े किराए के घर में रहती थी। पर एक दिन, उर्मी, ये तू मुझे किसके घर में ले आई? माँ, ये हमारा अपना घर है, मेरी मेहनत की कमाई का खरीदा हुआ। आज से आप और मैं इसी घर में रहेंगे। सचमुच पार्वती, तेरे संघर्ष और मेहनत से आज तेरी बेटी डॉक्टर बन गई। जीती रहो बेटी, जीती रहो। एक दिन उर्मी हॉस्पिटल में थी। तभी एक केस आता है जिसमें व्यक्ति का लीवर बिल्कुल खराब हो चुका था और उसके बचने की उम्मीद बहुत कम थी। माँ कोई शरदपुर गांव के मुखिया हैं। उनका बेटा महावीर, उसका लीवर काफी खराब हो गया है। आज ही उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। मुझे रात में वहीं रुकना होगा। क्या? शरदपुर? उर्मी, मुझे जल्दी से हॉस्पिटल ले चल। पार्वती उर्मी के साथ हॉस्पिटल पहुंचती है। सब लोग पार्वती को देखकर हैरान हो जाते हैं। पार्वती, तुम जिंदा हो? तुम कहाँ चली गई थी? पार्वती पति की ऐसी हालत देखकर रो पड़ती है। महावीर डॉक्टर बन चुकी अपनी बेटी उर्मी को देखकर बहुत रोता है। मुझे माफ कर दे बहू, महावीर ने तेरे गम में शराब पीनी शुरू कर दी। आज मेरे ही कारण महावीर की ये हालत है। उर्मी, मुझे माफ कर दे। मुखिया पार्वती और उर्मी के पैरों पर गिर जाता है और रोने लगता है। एक औरत ही तो जन्मदायिनी है और हम उसी बेटी को पैदा होते ही मार देते हैं, जबकि ये भूल जाते हैं कि जन्म देने वाली माँ भी तो औरत ही है, पत्नी है, बहन है। एक बेटी ही तो इन सभी रूपों में आती है। पर हम जैसे अनपढ़ इस बात की गहराई को समझ नहीं पाते और बेटी को होते से ही मार देते हैं। पर आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। हर बेटी की सुरक्षा गांव का मुखिया होने के नाते मैं करूंगा। हमारे गांव की बेटी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होगी, ये मेरा तुमसे वादा है उर्मी बिटिया, वादा है। उर्मी अपने पिता महावीर का इलाज करती है और कुछ दिनों बाद महावीर ठीक हो जाता है और सब लोग पूरे आदर और सम्मान के साथ पार्वती और उर्मी को गांव लेकर जाते हैं। उस दिन के बाद उस गांव में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी शुरू हो जाता है। सरोज बहुत ही गरीब औरत थी। उसका पति रिक्शा चलाता था और वो घरों में सफाई बर्तन का काम करती थी। बेटे के लालच में सरोज की सास और पति पीछे पड़ जाते थे। इसी कारण सरोज आज 5 बेटियों की मां थी। सरोज हिम्मत करके एक दिन हॉस्पिटल गई और उसने चोरी छुपे बच्चा बंद करने का ऑपरेशन करवा लिया। उसी शाम उसके पति सुरेश ने उसकी बहुत पिटाई की। तेरी इतनी हिम्मत है? तू बच्चा बंद का ऑपरेशन करवा कर आ गई है? तू रास्ते में मर क्यों नहीं गई है? घर आने की जगह किसी गाड़ी के नीचे आकर अपनी जान दे देती। इतना बड़ा कांड करके आई है, अब कहां से मैं बेटे का मुंह देखूंगा है? कौन मुझे औलाद देगा है? करम चली, पहले तूने 5 बेटियां पैदा कर दी। एक उम्मीद थी कि कम से कम तू एक पोते का मुंह दिखा देगी, पर तूने वो उम्मीद भी तोड़ दी। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, दर्द हो रहा है मुझे, छोड़ दो मुझे। सुरेश सरोज को खूब पीटता है। उसकी 5 बेटियां भी अपनी माँ को बचाने की कोशिश करती हैं। बापू, माँ को मत मारो, माँ को छोड़ दो बापू, माँ को छोड़ दो। ये देख, माँ की हिमायती बनी फिरती हैं। इन्हें भी साथ में पिटने का शौक आ रहा है। जैसी ढीठ औरत ये खुद है, वैसी इसकी बेटियां भी हैं।
सुरेश सरोज के साथ साथ अपनी बेटियों को भी पीटने लगता है और सरोज को मारने पीटने के बाद उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाता है तो वो शराब पीने के लिए निकल जाता है। सरोज की हालत बहुत खराब थी। वो सारी रात ऐसे ही रोती रही। एक दिन सरोज पड़ोस के घर काम पर गई हुई थी। तभी उसकी दूसरे नंबर की बेटी सोनी उसे बुलाने आती है। माँ, जल्दी घर चलो, पूजा दीदी को लड़के वाले देखने आए हैं। बापू पूजा दीदी की शादी कर रहे हैं। माँ, पूजा दीदी रो रही है। जो लड़का उसे देखने आए हैं वो तो बिल्कुल दादी की तरह बूढ़ा है। ये क्या कह रही है? मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा। सरोज के पैरों के नीचे से तो मानो जमीन ही खिसक गई। वो घर पहुंची। उसने देखा एक अधेड़ उम्र का आदमी पूजा के बिल्कुल बराबर में बैठा है और पूजा रोए जा रही है। सरोज ने किसी का भी बिना लिहाज किए पूजा को अपने कलेजे से लगा लिया और उस अधेड़ उम्र के आदमी को वहां से चले जाने के लिए कहा। वो बूढ़ा आदमी गुस्से में वहां से चला गया। इस पर सुरेश फिर से सरोज को पीटने लगा। अच्छा खासा एक रिश्ता आया था, वो भी तेरी वजह से चला गया। तू जानती भी है सेठ जी कितनी दौलत दे रहे थे इस शादी के बदले। सारी जिंदगी आराम से बैठकर खाते। सुरेश बिल्कुल सही कह रहा है। एक को ब्याहना शुरू करेगी तब जाकर 5 बेटियों को ब्याहने तक बूढ़ी हो जाएगी। एक तो मेरा बेटा अच्छा रिश्ता लेकर आया और तूने उसके साथ ऐसा सलूक किया। अरे अब नहीं करेगी शादी तो कब करेगी? 14 पार कर चुकी है लड़की। मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। आप दोनों को शर्म आनी चाहिए। जो आदमी उसके दादा की उम्र का है आप उसके साथ उसकी शादी करवाना चाहते हो। आप लोगों को लालच ने इतना घेर लिया। आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगी है। तेरी जुबान बहुत लंबी हो गई है। सुरेश फिर से सरोज पर हाथ उठाता है। अब तो हद ही हो गई थी। सरोज अब इस दर्द भरी जिंदगी से तंग आ गई थी। और एक रात सुरेश और सरोज की सास गहरी नींद में सो रहे थे। सरोज ने अपनी 5 बेटियों को उठाया और घर छोड़कर निकल पड़ी। सरोज को नहीं पता था कि आगे उसकी जिंदगी में क्या होगा। उसे तो बस अपनी 5 बेटियों की जिंदगी की चिंता थी, इसलिए उसने वो शहर छोड़ दिया। सरोज के पास थोड़े बहुत पैसे जुड़े हुए थे। वो अपनी 5 बेटियों के साथ पालमपुर की बस में बैठ जाती है। पालमपुर पहुंचकर वो एक होटल पर उन सबको रोटी और दाल खरीद कर खिलाती है। पर सरोज को कोई ना कोई काम तो करना ही था। वो होटल वाले से वही कोई काम मांगती है। भैया, मुझे कोई काम मिलेगा? कोई भी छोटा मोटा काम मिल जाए मैं कर लूंगी। ठीक है, यहाँ पर बर्तन धोने और दिन भर की साफ सफाई करने का काम है। वो करना है तो कर ले। सरोज वहीं ढाबे वाले के पास बर्तन धोने और साफ सफाई का काम करना शुरू कर देती है। होटल के सामने ही बनी एक झुग्गी बस्ती में सरोज एक झुग्गी किराए पर ले लेती है और अपनी 5 बेटियों के साथ वहां रहने लगती है। सरोज पूरा दिन होटल में बर्तन और साफ सफाई का काम करती थी और महीने के जो भी पैसे वो कमाती थी उससे वो अपना गुजारा करने लगी। सरोज को अपनी बेटियों की आगे की पढ़ाई की चिंता थी। पहले वो एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, पर यहाँ पर उसे कोई भी नहीं जानता था, इसलिए उनकी पढ़ाई अधूरी रह गई थी। एक दिन सरोज अपनी बड़ी बेटी पूजा के साथ किसी काम से बाजार जा रही थी। अचानक उसने देखा एक गाड़ी वाला एक स्कूटी को टक्कर मारकर भाग गया। स्कूटी पर बैठी महिला जख्मी हो गई थी। सरोज भागकर अपनी बेटी पूजा के साथ महिला के पास पहुंची। पूजा, जरा हाथ लगवा, लगता है इनके सिर पर चोट आई है। गाड़ी वाला भी भाग गया। वो सामने ऑटो जा रहा है, उसे रोक, हम इन्हें अस्पताल ले चलते हैं। ऑटो वाले भैया रुकना जरा। माँ, चलो इन्हें उठाकर ऑटो में बिठाते हैं। भैया रुक गया है, वो कह रहे हैं हॉस्पिटल पास में ही है। सरोज पूजा के साथ उस महिला को हॉस्पिटल लेकर जाती है। ये तो मेरी सहेली रेखा है। आपको ये इस हालत में कहाँ मिली? इसका एक्सीडेंट कैसे हो गया? नर्स, जल्दी से इंजेक्शन और इमरजेंसी ट्रीटमेंट की तैयारी करो। उस महिला का नाम रेखा था, जो उस अस्पताल की एक डॉक्टर की सहेली थी। डॉक्टर को सारी बात पता चलती है। कुछ समय बाद उस महिला को होश आता है और वो अपनी सहेली डॉक्टर को सामने देखकर हैरान रह जाती है। प्रिया, थैंक यू सो मच। तुम्हारी वजह से आज मैं ठीक हूँ। रेखा, ये थैंक यू मुझे नहीं, इन मैम को दो। आज यही तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आई हैं। रेखा जब सरोज को देखती है तो वो उसे धन्यवाद कहती है। ठीक होने के बाद रेखा सरोज और उसकी बेटियों को अपने घर बुलाती है। सरोज की दुख भरी कहानी सुनकर रेखा को बहुत दुख होता है। आज के समाज में भी आदमी औरत के साथ इस तरह का सलूक करते हैं, ये देखकर और सुनकर बहुत दुख पहुंचता है। सरोज, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने जीवन में अपनी बेटियों के लिए जो भी फैसला लिया है वो बहुत सही है और इनकी पढ़ाई की बिल्कुल चिंता मत करो। मैं और मेरे हस्बैंड यहीं पालमपुर में एक स्कूल चलाते हैं।
मैं तुम्हारी 5 बेटियों का एडमिशन वहां करवा दूंगी और हमें अपने स्कूल के लिए केयर टेकर की भी जरूरत है। तुम चाहो तो स्कूल में केयर टेकर का काम कर सकती हो, जिससे आराम से तुम्हारा परिवार चल सकता है। शुक्रिया मेम साहब, आपने मुझ गरीब और मेरी 5 बेटियों पर इतना बड़ा एहसान किया है, ये मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आप जैसे फरिश्ते अगर इस दुनिया में हो तो इस दुनिया में भगवान पर विश्वास और बढ़ जाता है। सरोज की जिंदगी उस दिन से नई करवट ले लेती है और उसकी 5 बेटियां स्कूल जाने लगती हैं और सरोज भी उसी स्कूल में मेहनत करके अपनी बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। आज उसकी हिम्मत के कारण उसकी बेटियां सुरक्षित थीं और अपने जीवन में सफल